आज हमें जो पढ़ना है ये पढ़ना है भुगतान शेष और विदेशी विनिमय। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। और सबसे बढ़िया बात ये है कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बनेंगे। और इसके बाद आपका टर्म वन के अंदर जो समष्टि के अंदर आ रहा है ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये इस चैप्टर के अंदर बताएगा कि जी भुगतान शेष जो है ये आखिर क्या होता है। भुगतान शेष कह लीजिए या भुगतान संतुलन कह लीजिए, दोनों के दोनों जो है एक ही बात होते हैं। पहले भुगतान शेष के बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी। सर टर्म वन का हम लोग का रिजल्ट कब आएगा? टर्म वन का रिजल्ट जो है अभी मैं बताता हूँ, पहले ये देखिए। यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको भुगतान शेष के रिगार्डिंग बताया जाएगा। उसके बाद जो है विदेशी विनिमय के रिगार्डिंग आपको जो है पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भुगतान शेष या भुगतान संतुलन जो है ये आपका क्या होता है। तो ये कह रहा है कि भुगतान शेष जो है ना, एक वर्ष की अवधि में किसी देश के सामान्य निवासियों और शेष विश्व के बीच समस्त आर्थिक लेन देनों का एक विस्तृत एवं व्यवस्थित विवरण होता है। इसे विदेशी विनिमय के वार्षिक अंतः प्रवाह तथा बाह्य प्रवाह का लेखा भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दो देश ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक देश हमने ले लिया भारत, और एक ले लेते हैं हम दूसरा देश, जिसको हम जो है शेष विश्व जो है ये लिख देते हैं। एक देश ये है और दूसरा कोई भी देश हो सकता है। तो एक देश ने दूसरे देश के साथ एक साल के अंदर अंदर एक साल के अंदर अंदर एक देश ने दूसरे देशों के साथ कितने आर्थिक लेन देन किए हैं। क्या वर्ड उसने यूज किया है? उसने जो वर्ड यूज किया है वो यूज किया है आर्थिक लेन देन। एक देश ने दूसरे देश के साथ एक साल के अंदर अंदर जितने भी आर्थिक लेन देन किए हैं, आर्थिक लेन देन भी आप कह सकते हो, या मौद्रिक लेन देन जो है, मौद्रिक लेन देन जो है मौद्रिक लेन देन जो है ये भी आप जो है कह सकते हो। एक देश ने दूसरे देश के साथ एक साल के अंदर अंदर जितने भी आर्थिक लेन देन या मौद्रिक लेन देन किए हैं, भुगतान शेष जो है उसको क्या करता है, भुगतान शेष जो है उसको रिकॉर्ड करता है। उसका एक विस्तृत और व्यवस्थित विवरण जो है वो होता है। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि ये आर्थिक लेन देन या ये मौद्रिक लेन देन जो है ये क्या होते हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिर भुगतान शेष जो है वो क्या है, और भुगतान शेष जो है वो आखिर किस चीज को जो है रिकॉर्ड करता है। तो हम इस चीज को समझने के लिए कि आर्थिक लेन देन क्या होते हैं या मौद्रिक लेन देन क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यही समझते हैं। इसको आप जो है आर्थिक लेन देन, मौद्रिक लेन देन या भुगतान शेष के जो घटक है ये भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। कि आर्थिक लेन देन क्या होते हैं या मौद्रिक लेन देन क्या होते हैं या भुगतान शेष के घटक क्या होते हैं, कुछ भी कह सकते हो। भुगतान शेष के जो घटक है ना वो दो होते हैं। सबसे पहला जो होता है ये होता है चालू खाता, और दूसरा जो होता है ये होता है पूंजी खाता। बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे बेटा, पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो उसी के ऊपर बेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चालू खाता जो है ये क्या होता है। कह रहा है इस खाते में वस्तुओं का सेवाओं का और सेवाओं का आयात निर्यात, एक तो ये इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है चालू अंतरणों की प्राप्ति व भुगतान, इसके विवरण जो है वो दर्ज किए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चालू खाता जो है ना, चालू खाता जो है वो तीन चीजों को रिकॉर्ड करता है। कौन कौन सी तीन चीजों को रिकॉर्ड करता है? सबसे पहली बात तो वस्तुओं का आयात निर्यात। एक देश ने दूसरे देश के साथ एक साल के अंदर अंदर वस्तुओं का कितना आयात किया, कितना निर्यात किया, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वस्तुओं का आयात निर्यात भी कह सकते हो, या आप इसको दृश्य मदे भी कह सकते हो, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा उसने बोला सेवाओं का आयात निर्यात। सेवाओं का आयात निर्यात का मतलब
एक देश ने दूसरे देश के साथ एक साल के अंदर अंदर सेवाओं का कितना आयात निर्यात किया है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जो सारी चीजें होती है सेवाएं के अंदर आती हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए इसको अदृश्य मदे कहते हैं। दृश्य मदे वो मदे होती है जो राष्ट्रीय सीमा को पार करती हुई दिखाई देती है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। अदृश्य मदे वो होती है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन दो देशों के बीच में हो रही है। तो उसने बोला भाई एक तो वस्तुओं का और एक तो सेवाओं का, वस्तुओं का और सेवाओं का आयात निर्यात, एक तो ये, और एक उसने वर्ड यहाँ पे यूज किया, चालू अंतरणों की प्राप्ति और भुगतान। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं एक पक्षीय अंतरण या एक पक्षीय हस्तांतरण भी आप इसको कह सकते हो। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता, वो वन साइडेड का ट्रांजैक्शन कहलाता है, एक पक्षीय हस्तांतरण। जैसे मान लीजिए मैं भारत का बंदा हूं, ठीक है, और एक और है, ये अमेरिका का है, ठीक है। मान लीजिए इसने मेरे को गिफ्ट भेज दिया मेरे बर्थडे पे, ठीक है, और मैंने इसको बदले में कुछ भी नहीं दिया। इसने मुझे गिफ्ट भेजा, मैंने इसको बदले में कुछ नहीं भेजा, मैं अलग देश का हूं, ये अलग देश का है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ये वन साइडेड का ट्रांजैक्शन कहलाएगा। वन साइडेड के ट्रांजैक्शन वो होते हैं जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो भाई गिफ्ट बेच सकते हो, पैसे बेच सकते हो, ठीक है, डोनेशन, चैरिटी, कुछ भी बेच सकते हो जिसके बदले में रिसीवर को कुछ भी नहीं देना पड़ता, वो एक पक्षीय हस्तांतरण कहलाता है। आप भी दे सकते हो, दूसरे देश के बंदे आपको भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो चालू खाता क्या है? चालू खाता जो है तीन चीजों को रिकॉर्ड करता है, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय। बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे। चालू खाता क्या है? चालू खाता जो है ना, ये एक तरीके का अकाउंट है, ठीक है, एक तरीके का अकाउंट है। जो लेफ्ट वाली साइड होती है इसको डेबिट साइड कहते हैं, और जो राइट वाली साइड होती है इसको क्रेडिट साइड कहते हैं। क्रेडिट साइड में क्या चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी बेटा? क्रेडिट साइड में वो चीजें रिकॉर्ड की जाएगी जिससे पैसे आ रहे हैं, जिस भी चीज से इनफ्लो हो रहा है। डेबिट साइड में कौन सी चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी? जिस भी चीज से पैसे जा रहे हैं वो आउटफ्लो के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। चालू खाता क्या रिकॉर्ड करता है? इन तीनों चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तुओं का आयात निर्यात। आयात का मतलब होता है वस्तु खरीदना, निर्यात का मतलब होता है वस्तु बेचना। तो भाई जब मैं वस्तु खरीदूंगा तो उससे पैसे जाएंगे, क्योंकि खरीदूंगा तो पैसे देने पड़ेंगे। तो वस्तु का आयात किधर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। अगर मैं वस्तु बेचूंगा, वस्तु का निर्यात करूंगा दूसरे देश को, तो इससे तो मेरे पास पैसे आएंगे। तो निर्यात किधर आएगा? निर्यात आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड पे। बिल्कुल इसी तरीके से उसने बोला सेवाओं का आयात निर्यात। तो भाई अगर मैं दूसरे देश से सेवा लूंगा, अगर मैं सेवा का आयात करूंगा तो इससे पैसे जाएंगे, तो वो आउटफ्लो हो जाएगा पैसों का, इसलिए ये इधर आएगा। अगर मैं सेवाओं को दूसरे देशों को बेचूंगा, सेवाओं का अगर मैं निर्यात करूंगा तो वो इधर आ जाएगा, क्योंकि इससे पैसे आएंगे। भाई जैसे मान लीजिए अगर मैं दूसरे देशों के बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो इससे मेरे पास पैसे आएंगे, तो ये इनफ्लो का ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर मैं खुद दूसरे देश से कोचिंग ले रहा हूं, तो कोचिंग ले रहा हूं तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे उस टीचर को जिससे मैं कोचिंग ले रहा हूं दूसरे देश से, तो उससे पैसे जाएंगे, तो आयात इधर आ जाएगा। इसी तरीके से उसने तीसरा क्या बोला था? चालू अंतरणों की प्राप्ति और भुगतान। अगर आप दूसरे देशों को यहाँ पे लिख सकते हो, चालू भुगतान आप लिख सकते हो, ठीक है। आप दूसरे देशों को गिफ्ट दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, चैरिटी दे रहे हो, तो भाई इससे पैसे जाएंगे। आपने अपने दूसरे देश में गिफ्ट भेज दिए, दो देशों को डोनेशन दे दी, चैरिटी दे दी, वो यहाँ पे। लेकिन अगर दूसरा देश आपको दे रहा है तो इससे पैसे आएंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो चालू अंतरणों की प्राप्तियां, ये यहाँ पे लिख सकते हो। तो चालू खाता जो है इन तीन चीजों को रिकॉर्ड करता है, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण।
डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आएंगी, क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीजें आएंगी, ये मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है। जिस भी चीज से पैसे आ रहे हैं वो इनफ्लो का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। जिस भी चीज से पैसे जा रहे हैं वो डेबिट साइड का ट्रांजैक्शन है, उससे पैसे जा रहे हैं, आउटफ्लो होगा, इसलिए वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु। तो वस्तु दो तरीके की होती है। वस्तु जो होती है, वस्तु जो होती है ये दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी उपभोक्ता वस्तु और एक होती है आपकी पूंजीगत वस्तु। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु जो हम लोग यूज करते हैं, दूध, ब्रेड, अंडे, ये वाली चीजें। पूंजीगत वस्तु जैसे कि मशीन वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी चीज प्रोड्यूसर यूज करता है जिसकी मदद से हम और वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, वो पूंजीगत वस्तु कहलाती है। तो यहाँ जो वस्तुओं की बात हो रही है, ये सभी वस्तुओं की बात हो रही है, चाहे वो उपभोक्ता हो या वो पूंजीगत हो। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक देश ने दूसरे देश से मशीन का आयात किया है, मशीन का, बहुत बारी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो बेटा मशीन का आयात किया है तो नॉर्मल वस्तु की तरह ट्रीट की जाएगी। कहाँ पे आएगा, चालू खाते में। किधर आएगा, डेबिट साइड में, क्योंकि मशीन खरीदी है तो भाई पैसे देने पड़ेंगे, और वस्तु है, चालू खाता क्या रिकॉर्ड करता है, वस्तुओं का आयात निर्यात। अगर आपने मशीन बेच दी तो इससे पैसे आएंगे, और बेची है तो निर्यात किया आपने तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, कहाँ पे, चालू खाते में, क्योंकि जो मशीन है वो पूंजीगत वस्तु होती है और वस्तुओं को कौन रिकॉर्ड करता है, चालू खाता रिकॉर्ड करता है। तो आपको सबसे पहले 1 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा आजकल यही आ रहा है, आपको वो ट्रांजैक्शन दे देगा और बोलेगा ये ट्रांजैक्शन जो है कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, चालू खाते के अंदर आएगा या पूंजी खाते के अंदर आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए चालू खाता किन चीजों को रिकॉर्ड करता है और पूंजी खाता किन चीजों को रिकॉर्ड करता है। तो मैंने अभी चालू खाता पढ़ लिया कि जी चालू खाता 3 चीजों को रिकॉर्ड करेगा, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण। वन साइडेड का ट्रांजेक्शन कौन सा होता है, जिसके बदले में रिसीवर को कुछ भी नहीं देना पड़ता। तो ये इसके घटक हो गए। अब मैं बात करता हूँ डेबिट साइड क्या होगा, क्रेडिट साइड क्या होगा, ये बेटा ध्यान रखना है। इन जिस भी चीज से पैसे आ रहे हैं वो क्रेडिट साइड, जिस भी चीज से पैसे जा रहे हैं वो आपके डेबिट साइड। अब हम बात करते हैं बेटा पूंजी खाते के रिगार्डिंग। पूंजी खाते के अंदर जो है, पूंजी खाते के अंदर जो है क्या आएगा, किस भाई, चालू खाता तो वस्तुओं का, सेवाओं का और एक पक्षीय हस्तांतरण को रिकॉर्ड कर रहा है। पूंजी खाता क्या रिकॉर्ड करता है, आप ये भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि बेटा चालू खाता उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जिससे देश की एसेट और लायबिलिटी, परिसंपत्तियां और जो दायित्व हैं, ये जो है प्रभावित नहीं होते। ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये जो वस्तु है, ये जो सेवा है और ये जो एक पक्षीय ट्रांजैक्शन है, ये तीनों की तीनों चीजें ना तो एसेट है ना ही लायबिलिटी है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि चालू खाता उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उन मदों को रिकॉर्ड करता है जिससे देश की परिसंपत्तियां और दायित्व जो है वो प्रभावित नहीं होते। वस्तु कोई एसेट नहीं होती, सेवा कोई एसेट नहीं होती, एक पक्षीय हस्तांतरण कोई एसेट नहीं होता, ना ही कोई लायबिलिटी है ये। तो ये उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो एसेट और लायबिलिटी नहीं है। अब हम बात करते हैं पूंजीगत खाता किस चीज को रिकॉर्ड करता है। तो वो कह रहा है कि इस खाते में परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा का स्टॉक, बंद पत्र आदि, अर्थात किसी अर्थव्यवस्था और शेष विश्व के बीच परिसंपत्तियों और दायित्वों के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल होता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि चालू खाता किसको रिकॉर्ड करता है, जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट नहीं हो रहे, और पूंजी खाता किस चीज को रिकॉर्ड करता है, जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे देश की परिसंपत्ति और दायित्व, एसेट को कहते हैं परिसंपत्ति और दायित्व को कहते हैं लायबिलिटी, जिससे देश की एसेट और लायबिलिटी प्रभावित होगी, वो ट्रांजैक्शन जो है पूंजी खाते का कहलाता है।
क्वेश्चन ये है कि वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जिससे देश के एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, मैं इसके घटक बताता हूं, ये इसके घटक लिखे हुए हैं, बट और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखे, जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं, सबसे पहला जो इसका घटक है वो है निजी लेन देन। कोई भी करे बेटा, कोई, मैं नहीं कह रहा सरकार करेगी, कोई भी सरकार करे या कोई भी बंदा करे, अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे कंट्री की एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, वो पूंजी खाते का घटक कहलाएगा। तो सबसे पहला जो है वो है निजी लेन देन। निजी लेन देन का मतलब क्या होता है? सरकार को छोड़कर, सरकार को छोड़कर अगर कोई भी बंदा ऐसा ट्रांजैक्शन कर दे जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है, तो वो निजी लेन देन का एग्जाम्पल कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला अंबानी है, ठीक है, और उसने क्या करा, उसने जो है अमेरिका से लोन ले लिया, ठीक है जी। तो ये जो ट्रांजैक्शन है बेटा, ये निजी लेन देन के अंदर आएगा। क्यों? सबसे पहली बात तो मैंने बोला मैं पूंजी खाते के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट होती है। तो अगर बेटा लोन ले लिया अंबानी ने, तो वो लोन वापस भी करना पड़ेगा, अंबानी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो पहली बात तो इससे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसलिए ये पूंजी खाते में आएगा। और दूसरा, इसको निजी लेन देन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक नॉर्मल व्यक्ति है, ये कोई सरकार नहीं है। आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ, कोई भी ऐसा बंदा जो ऐसा ट्रांजैक्शन कर दे दूसरे देश के साथ जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रहे हैं, वो निजी लेन देन के अंदर आएगा। तो जिसने लोन ले लिया, इससे लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है। अच्छा, अगर मान लो अंबानी इसको लोन दे दे, अंबानी अगर इसको लोन दे दे, तो बेटा अब जिसको भी लोन दिया इसने अमेरिका के अंदर, तो अब वो अंबानी का एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो अंबानी का एसिड बन जाएगा, परिसंपत्ति। क्यों? क्योंकि इसने जब इसको लोन दिया, तो अंबानी को अब उस व्यक्ति से पैसे लेने हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति से हमको पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर कहलाता है, और डेटर होता है एसिड। क्या बोला मैंने? जिससे हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारा डेटर होता है, और डेटर कौन होता है? हमारा एसिड होता है। तो अगर अंबानी ने किसी को लोन दे दिया अमेरिका में, तो वो हमारा एसिड होगा जिसको भी लोन दिया उसने, क्योंकि अंबानी को पैसे लेने हैं उससे वापस। तो अगर इसने लोन दे दिया तो एसिड बढ़ गए, एसिड क्रिएट हो गया। और अगर वो बंदा अंबानी को पैसे वापस कर दे जो भी लिए थे, तो उसका एसिड घट गया। तो वो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो सकता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन कर रहा है, लोन ले रहा है या लोन दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है। निजी लेन देन इसके अंदर सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है। सबसे पहला क्या ट्रांजैक्शन आता है? निजी लेन देन, जो सरकार नहीं कर रही। दूसरा जो आता है इसके अंदर, वो आता है सरकारी लेन देन। सेम वही चीज है जो मैंने ऊपर आपको बताई है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अब सेम ये ट्रांजैक्शन सरकार कर रही है। सरकार अगर किसी भी दूसरे देशों से लोन ले ले, कोई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे या तो एसिड इफेक्ट हो रहा है, या लोन दे दे या लोन ले ले, कुछ भी जिससे एसिड और लायबिलिटी इफेक्ट हो रहे हैं, वो बेटा सरकारी लेन देन के अंदर आएगा। ये ट्रांजैक्शन सरकार कर रही है, और ये ट्रांजैक्शन सरकार को छोड़कर देश के अंदर कोई भी बंदा कर सकता है, प्राइवेट वाला। तीसरा इसके अंदर क्या आता है? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से जानते हैं हिंदी में। इसका मतलब क्या होता है? FDI का मतलब, जब दूसरे देश के बंदे आपके देश के अंदर आकर नाम और पैसा दोनों लगाते हैं। FDI के अंदर क्या है? नाम भी अपना लेकर आते हैं और पैसा भी लगाते हैं, उसको बेटा FDI कहते हैं। जैसे भारत के अंदर दूसरे देशों की जो कंपनियां आ रही हैं, नाम भी अपना लेकर आ रही हैं, पैसा भी अपना ही लगा रही हैं, तो उसको FDI बोलेंगे। ऐसे ही बेटा भारत की कंपनियां भी दूसरे देशों के अंदर जा सकती हैं, तो वो उस देश के लिए FDI कहलाएगा। अगर हमारे देश में दूसरे देशों की कंपनियां आ रही हैं तो वो हमारे लिए FDI है, और अगर हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों में जा रही हैं तो वो दूसरे देश के लिए FDI कहलाएगा, जिसमें कंपनी अपना नाम भी अपना ही ला रही है, पैसा भी अपना ही लगा रही है। चौथा जो होता है वो होता है FII। इसको बेटा FII को पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं?
पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो निवेश, या इसको पत्राधार निवेश भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब आप केवल पैसा लगाते हो, नाम उसी कंपनी का चलता है। एफडीआई के अंदर दूसरे देश का बंदा जो उसकी कंपनी का नाम है वो भी लेकर आ रहा है, उसी नाम से भारत के अंदर कंपनी खोलेगा और पैसा भी अपना लगाएगा। लेकिन एफआईआई के अंदर केवल पैसा लगाएगा, नाम भारत की कंपनी का ही चलेगा। जैसे कि मान लो अगर मैं ये बोलूं कि अगर किसी विदेशी ने, किसी फॉरेनर ने रिलायंस की कंपनी के शेयर खरीद लिए, शेयर खरीदने का मतलब पैसा लगाया उसने, तो बेटा यहाँ पे नाम किसका चल रहा है? रिलायंस का, और केवल पैसा पैसा लगाया है, उसको केवल प्रॉफिट से मतलब है और किसी भी चीज से मतलब नहीं है। एफआईआई में जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है केवल प्रॉफिट अर्न करना, केवल पैसा लगाता है, नाम मैनेजमेंट वगैरह वही कंपनी कर रही होती है, नाम इंडिया का ही चल रहा है लेकिन दूसरे देश ने पैसा लगा दिया। ऐसे ही अगर मान लो मैं एप्पल के शेयर खरीद लूं, अगर मैं एप्पल के शेयर खरीद लूं, एप्पल दूसरे देश की कंपनी है और मैंने केवल पैसा लगाया है, तो पैसा जब लगाया है, नाम एप्पल का ही चल रहा है, तो वो बेटा एफआईआई कहलाएगा, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो मोटिव है केवल प्रॉफिट अर्न करना है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि कंपनी कौन चला रहा है, क्या मैनेजमेंट हो रहा है, नुकसान है क्या है, कुछ नहीं। उसको एफआईआई कहते हैं। एफडीआई मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ये एफडीआई है, ठीक है, ये एफआईआई है, ठीक है। विदेशी ऋण कोई भी ले सकता है, निजी भी ले सकता है, सरकारी भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पूंजी खाते की जो मदें होती हैं उससे एसेट और लायबिलिटी में परिवर्तन आता है। पूंजी खाते के अंदर ये जितने भी मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताए, ये चारों, निजी लेन देन, सरकारी लेन देन, एफडीआई और एफआईआई, जिसको पोर्टफोलियो निवेश भी कहते हैं, इससे देश की एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट होती है। लेकिन चालू खाते में देश की एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि जो वस्तु सेवा और एक पक्षीय हस्तांतरण होता है वो कोई एसेट लायबिलिटी नहीं होता। तो ये हमने बकवास क्यों पढ़ी है? ये बकवास हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमारे टॉपिक का जो नाम था, हम पढ़ रहे थे आर्थिक लेन देन क्या होते हैं। आर्थिक लेन देन का मतलब क्या हुआ बेटा? अब जैसे जैसे पहले पूंजी खाते का भी समझिए, जैसे मैंने आपको चालू खाते का बताया, बिल्कुल इसी तरीके से पूंजी खाते को भी समझिए। पूंजी खाता एक खाता है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल चालू खाते की तरह ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, ये हो गई। क्रेडिट साइड में क्या चीजें रिकॉर्ड होगी? इनफ्लो वाली। डेबिट साइड में कौन सी चीजें होंगी? आउटफ्लो वाली, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज आएगी? जैसे कि ऋण लेना, अगर आपने लोन लिया है तो बेटा आपके पास पैसे आएंगे, और अगर ऋण देना, ऋण देना, आपने अगर ऋण दे दिया तो उससे तो पैसे जाएंगे। तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा? पूंजी खाते का होगा। क्यों? क्योंकि इससे लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है या एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आपने दिया है तो इनफ्लो है, आप अगर दे रहे हो तो आउटफ्लो है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कहने की बात ये है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो पूंजीगत प्राप्ति का है, पूंजीगत प्राप्ति का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है, बेटा हमने सरकारी सरकारी बजट के अंदर पढ़ा है पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी होती हैं, जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट होते हैं। कल ही मैंने आपको पढ़ाया है पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं। अगर पूंजीगत प्राप्ति है तो बेटा वो इनफ्लो के साइड रिकॉर्ड होगी, और अगर पूंजीगत भुगतान है, पूंजीगत व्यय जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर पूंजीगत व्यय है जिससे एसेट लायबिलिटी इफेक्ट हो रहा है, इससे पैसा जाएगा, तो ये आउटफ्लो के अंदर जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे एक एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, इसके सारे एग्जांपल हम सरकारी बजट के अंदर पढ़ चुके हैं, वही ये है और कोई अलग चीज नहीं है। तो इस तरीके से पूंजी खाता रिकॉर्ड करता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये हमने क्यों पढ़ा? मैंने बोला एक साल के अंदर अंदर एक देश ने दूसरे देश के साथ कितने आर्थिक लेन देन किए हैं, वो क्या है, उस चीज को भुगतान शेष रिकॉर्ड करता है। तो मैंने बोला आर्थिक लेन देन को समझना पड़ेगा कि ये आर्थिक लेन देन
या जिसको मौद्रिक लेन देन कहते हैं, ये क्या होता है? तो बेटा ये जो चीजें हैं और ये जो चीजें हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण और ऐसे सारे के सारे ट्रांजैक्शन जिससे एसेट और लायबिलिटी इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन आर्थिक लेन देन या मौद्रिक लेन देन कहलाते हैं। इसी को भुगतान शेष क्या करता है? इसी को भुगतान शेष रिकॉर्ड करता है कि एक साल के अंदर अंदर एक देश ने दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का कितना आयात निर्यात किया, सेवाओं का कितना आयात निर्यात किया, एक पक्षीय हस्तांतरण का कितना आयात निर्यात किया और पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान, इनके कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, उसको भुगतान शेष एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है। उसको जो है भुगतान शेष या भुगतान संतुलन कहते हैं। इसके दो घटक होते हैं, एक चालू खाता और एक पूंजी खाता। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना बेटा, ये एक खाता है। खाता का मतलब होता है ये एक अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर भी ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, और इस खाते के अंदर दो खाते होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो होता है ये होता है चालू खाता, ठीक है। सबसे पहला जो होता है ये होता है चालू खाता, और दूसरा जो होता है ये होता है आपका पूंजीगत खाता। ये हो गया आपका दूसरा पूंजीगत खाता। वो कोई अलग चीज नहीं बनाई है मैंने, वही बनाई है जो अभी आपको मैंने चालू खाते में अलग से समझाई थी और पूंजी खाते में जो मैंने आपको अलग से समझाई थी। देखिए बेटा, ये हो गया ये खाता, ये है जी, ये है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। आउटफ्लो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, डेबिट साइड में कौन सी चीज रिकॉर्ड होती है, जिससे पैसे जाएंगे आउटफ्लो वाले। क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती है, कौन से पैसे जाएंगे, जिससे विदेशी मुद्रा जाएगी, क्योंकि बेटा दूसरे देशों के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ेगा। जिस भी चीज से विदेशी मुद्रा जाएगी वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है, और जिस भी चीज से विदेशी मुद्रा आएगी वो बेटा क्रेडिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। बट मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जिस भी चीज से मेरे पास विदेशी मुद्रा आ रही है या विदेशी मुद्रा जा रही है, वो चालू खाते का घटक है या पूंजी खाते का घटक है। भाई मैंने आपको बोला यहाँ पे पूंजी खाते में क्या क्या आएगा, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो पूंजीगत प्राप्तियों से रिलेटेड है वो यहाँ पे आएंगे क्रेडिट साइड में पूंजीगत खाते के अंदर, और वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो पूंजीगत व्यय से रिलेटेड हैं, जो पूंजीगत व्यय से रिलेटेड है वो डेबिट साइड में आएंगे। इधर मैंने आपको क्या बताया, इधर मैंने आपको बताया जी वस्तु का आयात इधर आ जाएगा, और क्या बताया, सेवा का आयात इधर आ जाएगा, और मैंने आपको क्या बताया, और एक पक्षीय भुगतान ये इधर आ जाएगा। इधर मैंने आपको क्या बताया, क्योंकि इससे पैसे जाएंगे, चालू खाता इन तीनों को रिकॉर्ड करता है। इधर मैंने आपको बताया वस्तु का निर्यात, क्योंकि इससे पैसे आएंगे, सेवा का निर्यात क्योंकि इससे पैसे आएंगे, और भुगतान भी सॉरी भुगतान नहीं बेटा, यहाँ प्राप्ति आएगा, ठीक है। वन साइडेड के ट्रांजैक्शन की प्राप्तियां, दूसरे देशों ने आपको डोनेशन दे दी, चैरिटी दे दी, गिफ्ट दे दिया, कुछ भी ऐसा। तो इसमें बेटा बहुत बारी क्वेश्चन आ रहा है, आपको वो ट्रांजैक्शन दे देगा और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई ये चालू खाते में आएगा या पूंजी खाते में आएगा, और चालू में भी आएगा तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। आपको जो भी ट्रांजैक्शन दे देगा, जैसे मैंने बोला एक ट्रांजैक्शन आता है कि आपने दूसरे देशों से मशीन का क्रय कर लिया, मशीन का क्रय भुगतान शेष के किस पक्ष में आएगा, तो मैंने बोला मशीन क्या होती है, पूंजीगत वस्तु। वस्तु को कौन रिकॉर्ड करता है, चालू खाता, और मशीन का क्रय कराए, क्रय का मतलब है आयात करना। तो भाई जब आयात किया है तो इससे पैसे जाएंगे, पहली बात तो आउटफ्लो का ट्रांजैक्शन है, तो पहली बात तो ये डेबिट साइड में आएगा। अब फिर दूसरी बात क्या कराए, मशीन, वस्तु, पूंजीगत वस्तु, और वस्तु को कौन रिकॉर्ड करता है, चालू खाता। तो भाई ये जो मशीन का क्रय है
ये चालू खाते के डेबिट साइड में आएगा। इसी तरीके से मान लो आपको दे रखा है ऋण लेना, भारत ने दूसरे देशों से ऋण लिया, वो आपको ये बोलेगा ये भुगतान शेष के किस साइड आएगा। अब पहली बात तो ऋण लिया तो इससे पैसे आ रहे हैं, ये इनफ्लो का ट्रांजैक्शन है, चलो वो तो बात ठीक है कि इनफ्लो में है, क्रेडिट साइड में आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, ये ना तो कोई वस्तु है ना कोई सेवा है और ना कोई फ्री के पैसे हैं, ये हमें पैसे वापस करने हैं क्योंकि लोन लिया है हमने, तो इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये पूंजीगत प्राप्ति का एग्जाम्पल है, तो इसलिए ये पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भाई चालू खाता क्या होता है, ये किन किन चीजों को रिकॉर्ड करता है, और पूंजी खाता क्या होता है, ये किन किन चीजों को रिकॉर्ड करता है, डेबिट साइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्रेडिट साइड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और भुगतान शेष क्या है। एक साल के अंदर अंदर एक देश ने दूसरे देशों के साथ जितने आर्थिक लेन देन किए हैं ये सब आर्थिक लेन देन है। चालू खाते के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, पूंजी खाते के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, ये सब आर्थिक लेन देन का एग्जाम्पल है। जैसे इसने यहाँ पे एक लिखा था कि इसे जो है विदेशी विनिमय के अंतः प्रवाह और बाह्य प्रवाह, मतलब वो सारी की सारी चीजें जिससे विदेशी विनिमय का इनफ्लो हो रहा है और विदेशी विनिमय का आउटफ्लो हो रहा है, उसका एक लेखा भी है। ये भी कह सकते हो पैसे का आना, विदेशी मुद्रा का आना और विदेशी मुद्रा का जाना, यही तो बता रहा है आपको। मैंने बोला डेबिट साइड में क्या आएगा, जिससे विदेशी मुद्रा जा रही है, बाह्य प्रवाह हो रहा है विदेशी मुद्रा का, और जिससे भी विदेशी मुद्रा आ रही है उससे इनफ्लो हो रहा है, तो इसी चीज को तो भुगतान शेष बताता है। क्योंकि जब हम दो देशों से बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एक करेंसी की तो बात होगी नहीं, यहाँ पे दो करेंसी की बात होगी। हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती है, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे पाउंड चलता है, कहीं पे अपना इंडियन रुपए, हमारा इंडियन है, कहीं का न्यूरो है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो भाई हर कंट्री की करेंसी अलग होती है, आप जिसके साथ भी आयात निर्यात कर रहे हो, ट्रांजेक्शन आपको पेमेंट रिसिप्ट उसी कंट्री के अकॉर्डिंगली होती है, तो इसलिए इसको फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आउटफ्लो स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, ये हमने सारा पढ़ लिया। अब यहाँ ये और ये मैंने आपको बता दिया पूंजी खाते के घटक, ये भी याद रख सकते हो, या निजी लेन देन, सरकारी लेन देन, एफडीआई और एफआईआई या पोर्टफोलियो निवेश, ये भी याद रख सकते हो। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम है व्यापार शेष। क्या कह रहा है ये, किसी देश के सामान्य निवासियों और शेष निवासियों के बीच दृश्य मदों कौन सी होती है, वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके आयात तथा निर्यात का अंतर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चालू खाता जो है ना, चालू खाते के अंदर आती है दृश्य मदे, मैंने बोला चालू खाता दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय इनको रिकॉर्ड करता है। तो बेटा जैसे देखो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो घटक होते हैं, एक तो होता है चालू और एक होता है पूंजीगत, ठीक है। तो ये जो चालू होता है, चालू वाला, इसके तीन तीन घटक है, कौन कौन से, दृश्य, अदृश्य और एक वन साइडेड। और पूंजी खाते के अंदर मैंने आपको बताया क्या क्या, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत भुगतान, ये आएगा यहाँ पे। तो बेटा ये उसने बोला व्यापार शेष क्या है, व्यापार शेष जो है केवल दृश्य मदों को रिकॉर्ड करेगा, इसको व्यापार शेष को कहते हैं बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, उसको बीओपी कहते हैं, और ये बीओटी है। बीओटी क्या है, जो केवल वस्तुओं को रिकॉर्ड करेगा, केवल वस्तुओं को, ये इसको और इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। मतलब कि जो व्यापार शेष है, व्यापार शेष क्या है, एक देश ने दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का कितना निर्यात किया और कितना आयात किया, केवल वस्तुओं का व्यापार शेष केवल उसको रिकॉर्ड करता है। मतलब कि बेटा चालू खाते के तीन घटक होते हैं, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय। तो व्यापार शेष जो है वो चालू खाते का एक भाग होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्यापार शेष चालू खाते का एक भाग है, क्योंकि बेटा चालू खाते के तीन बच्चे हैं, दृश्य, अदृश्य और एक पक्षीय। तो दृश्य उसका एक बच्चा है,
तो व्यापार शेष क्या है, जो दृश्य मदों को रिकॉर्ड करेगा। तो व्यापार शेष चालू खाते का एक घटक होता है। बड़ा कौन है, चालू खाता, क्योंकि वो 3 चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, और व्यापार शेष तो केवल दृश्य मदों को रिकॉर्ड कर रहा है, तो बड़ा है चालू खाता। अच्छा जी, अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है व्यापार शेष क्या होगा, जो बेटा केवल दृश्य और अदृश्य को रिकॉर्ड, केवल दृश्य को रिकॉर्ड करेगा, केवल वस्तुओं को। अब 2 टर्म इनने यहाँ पे और यूज करी है, एक है स्वायत्त मदे और एक होती है समायोजन मदे। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी बेटा मैंने आपको जितने भी ट्रांजैक्शन बताए हैं, यहाँ पे मैंने आपको कई सारे ट्रांजैक्शन बताए, चालू खाते के अंदर भी बताए और पूंजी खाते के अंदर भी बताए। तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन, वो सारे के सारे सौदे, या वो सारी की सारी मदें, 2 जगह हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो वो ट्रांजैक्शन स्वायत्त वाला होगा, या वो ट्रांजैक्शन समायोजन वाला होगा। तो कौन सा ट्रांजैक्शन स्वायत्त वाला होता है और कौन सा ट्रांजैक्शन समायोजक वाला होता है, मुझे कैसे पता चलेगा? उसने बोला कि भाई ये वो ट्रांजैक्शन होते हैं, इसका मतलब उन आर्थिक लेन देनों से है जिन्हें लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे बेटा वो चालू खाते का हो, चाहे वो पूंजी खाते का हो, अगर आप वो ट्रांजैक्शन इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे लाभ हो रहा है, चाहे आयात हो चाहे निर्यात हो, कुछ भी हो, चाहे वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, या पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत भुगतान, कुछ भी हो, अगर आप वो ट्रांजैक्शन दूसरे देश से केवल प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो वो स्वायत्त वाला ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसका जो उद्देश्य है वो है लाभ कमाना। इनका उद्देश्य भुगतान शेष खाते में संतुलन बनाए रखना नहीं होता। मतलब कि ये ट्रांजैक्शन केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, अब वो चाहे आयात हो, अब वो चाहे निर्यात हो। जैसे कि ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी हम पढ़ेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन मैंने बोला तो बेटा वो डेबिट साइड का हो या क्रेडिट साइड का हो, कहीं का भी हो, अगर आप प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो वो ये वाला ट्रांजैक्शन कहलाएगा स्वायत्त। और इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में संतुलन हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। ये संतुलन का मतलब क्या है, संतुलन बेटा तब होगा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इनफ्लो है और आउटफ्लो जो है, जब वो आपस में बराबर होते हैं। जब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों आपस में बराबर होते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो संतुलित होता है। मतलब डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, हमेशा बैलेंस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से तैयार किया जाता है। क्यों रहता है? क्या मैंने वर्ड बोला है? डबल एंट्री सिस्टम। ये जो अकाउंट है, ये इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली दोहरी लेखा पद्धति, ये अकाउंट्स के अंदर एक टर्म होती है जिसका मतलब है इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, या डेबिट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट साइड। ये जो खाता है ये इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनता है, इसलिए ये खाता हमेशा बराबर रहता है। लेकिन बराबर अपना आप थोड़ी ना आ जाएगा, अपना आप थोड़ी ना डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर हो जाएगी। जैसे मान लो हम तो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान लो 1,000 रुपए का इधर हो गया, 2,000 रुपए का इधर हो गया, 3,000 रुपए का इधर हो गया, 4,000 रुपए का इधर हो गया, 5,000 रुपए का इधर हो गया, या 500 का इधर हो गया, 600 का इधर हो गया। एक साल के अंदर अंदर मैंने ट्रांजेक्शन कर दिए, ठीक है। अब अगर मैं इधर का सम देखूं बेटा, इधर का सम कितना हो रहा है? इधर का जो सम है मेरा 2,000, 4,000 और 600, तो इधर का सम हो रहा है 6,600। और इधर का अगर मैं सम देखूं 1,000, 3,000 और 500, तो यहाँ का कितना सम हो रहा है? यहाँ का सम हो रहा है 4,500। तो ये तो बेटा बराबर नहीं आया। यहाँ तो डेबिट वाली साइड 4,500 रुपए आ रही है और क्रेडिट वाली साइड 6,600 आ रही है। तो अपना आप बराबर नहीं आएगा, बराबर करना पड़ेगा।
तो पहले तो मैंने ट्रांजेक्शन कर दिए अंधाधुन, एक साल के अंदर अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होने थे, चाहे वो चालू खाते का हो चाहे वो पूंजी खाते का हो, किसी से भी रिलेटेड हो, मैंने कर दिए। वो स्वायत्त मध्य है, इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, कि इससे उसका संतुलन बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, मेरे लिए मैटर नहीं करता, मुझे लाभ होना चाहिए बस। तो इससे इसका दूसरा भी नाम क्या है, इसको रेखा से ऊपर की मध्य कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा ये रेखा कोई ये रेखा नहीं है, कोई लाइन नहीं है कि ऊपर वाले ऊपर की मध्य, नीचे वाले नीचे की मध्य, कोई लाइन नहीं है, ये कहीं पॉवर्टी लाइन सोच रहे हो, कोई लाइन नहीं है, बस इसका दूसरा नाम है। जैसे हमारे घर में दो दो नाम होते हैं, ऐसे ही स्वायत्त मध्य का दूसरा नाम रेखा से ऊपर की मध्य है। अब आती है बात समायोजन की। समायोजन का मतलब क्या होता है, ये जो ये वाला जो ट्रांजेक्शन है बेटा, ये चालू खाते से भी रिलेटेड हो सकता है, ये पूंजी खाते से भी रिलेटेड हो सकता है, दोनों में से किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। लेकिन जो ये वाले ट्रांजेक्शन है, कह रहा है इसका अभिप्राय उन सौदों से है जिन्हें किसी देश की सरकार द्वारा भुगतान शेष को संतुलित बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य भुगतान शेष खाते के असंतुलन को दूर करना होता है। मतलब कि वो ट्रांजैक्शन जो लाभ कमाने के लिए नहीं, जो कि भुगतान शेष को संतुलित करने के लिए किए जा रहे हैं। भाई ये वाले जो ट्रांजैक्शन थे स्वायत्त वाले, इसका पहली बात तो उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो उद्देश्य लाभ कमाना होता है, दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, चालू खाते का भी हो सकता है, पूंजी खाते का भी हो सकता है। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इससे भुगतान शेष के अंदर असंतुलन होता है, ठीक है। और चौथा आपको क्या ध्यान रखना है, इसको रेखा से ऊपर की मध्य कहते हैं। ये चार बातें ध्यान रखनी है स्वायत्त के रिगार्डिंग। अब आती है बात समायोजन, इसके रिगार्डिंग क्या ध्यान रखना है, लाभ कमाना इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलन करना। मतलब इसकी वजह से स्वायत्त मदों की वजह से जो मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया है, डिसइक्विलिब्रियम इसके अंदर जो क्रिएट हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किया जाएगा वो बेटा समायोजन मदे कहलाएंगे। और ये जो ट्रांजैक्शन है केवल पूंजीगत खाते से ही लिंक होगा, ये ट्रांजैक्शन चालू खाते का नहीं होगा। मतलब कि मैंने तो ट्रांजैक्शन कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पे 1500 रुपए, यहाँ पे कितनी कमी आ रही है बेटा, यहाँ पे 2100 रुपए की कमी आ रही है। अगर मैं यहाँ 2100 रुपए जोड़ूंगा तब जहाँ पे यहाँ पे 66 बनेंगे, और यहाँ पे तो 66 आई, यहाँ पे 2100 रुपए की कमी आ रही है डेबिट साइड पे। तो मुझे जरूरत भी नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा 2100 रुपए का डेबिट साइड में। और कौन से अकाउंट से, पूंजीगत खाते से, क्योंकि बेटा बैलेंस करने के लिए जो ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो कौन से अकाउंट से होगा, पूंजीगत खाते से। समायोजन मदे केवल पूंजीगत खाते से रिलेटेड होती हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि बेटा ये हमेशा बैलेंस रहता है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से तैयार किया जाता है, इसलिए मुझे मजबूरन 2100 रुपए का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, पूंजीगत खाते का डेबिट साइड का कोई भी ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा ताकि ये बराबर हो जाए। और इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं रेखा से नीचे की मदे। ये आपको ध्यान रखना है। चौथी बात क्या ध्यान रखनी है, इसको रेखा से नीचे की मदे कहते हैं। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलन में करना है। ये केवल पूंजी खाते से ही लिंक है, जो ट्रांजैक्शन होगा संतुलन करने के लिए वो पूंजी खाते से होगा, और इसको बेटा रेखा से नीचे की मदे कहते हैं। स्वायत्त मदे लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, किसी भी अकाउंट से लिंक हो सकता है, इससे असंतुलन क्रिएट होता है, और इसे रेखा से ऊपर की मदे कहते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के अंदर आता ही आता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है अपना आप बराबर नहीं होगा, ऑपरेशन सेंस में तो वो डिसइक्विलिब्रियम रहता है, अपना आप थोड़ी ना बराबर आ जाएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर करना पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से तैयार किया जाता है, इसलिए ये हमेशा बराबर रहता है अकाउंटिंग सेंस में, रियल लाइफ में नहीं। ऑपरेशन सेंस में बराबर नहीं होता, उसमें डिसइक्विलिब्रियम होता है।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है भुगतान शेष में घाटा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखिए जो बी, देखो बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, जो बीओपी जो होता है ना, ये 3 तरीके का हो सकता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हो सकता है घाटे का, एक हो सकता है संतुलित, और एक हो घाटे वाले को बेटा प्रतिकूल भी कहते हैं, ठीक है, प्रतिकूल भुगतान शेष, संतुलित भुगतान शेष, और इसको बचत का भी कह सकते हो या अनुकूल भी कह सकते हो, ठीक है। भुगतान शेष जो है ये 3 तरीके का हो सकता है। तो घाटा कब होता है बेटा, घाटा तब होता है जब आपका इनफ्लो, जब आपका इनफ्लो जो है वो कम रह जाता है और आउटफ्लो जो है वो ज्यादा हो जाता है। मतलब विदेशी मुद्रा का जो बाह्य प्रवाह है, विदेशी मुद्रा देश से ज्यादा जा रही है और पैसे आपके पास कम आ रहे हैं। संतुलित कब होता है, जब इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो जब आपस में बराबर होते हैं, मतलब जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित। और बचत कब होती है, जब पैसे ज्यादा आ रहे होते हैं, विदेशी मुद्रा ज्यादा आ रही होती है और हम आयात कम कर रहे होते हैं, आउटफ्लो कम हो रहा होता है, तो बेटा बचत होती है। आपको ये ध्यान रखना है, मैंने ये बोला कि रियल लाइफ में हमेशा ऐसा होगा, ये वाला ये रियल लाइफ में है, ठीक है, या इसको ऑपरेशन सेंस भी कह सकते हो, ऑपरेशन सेंस, ठीक है, ऐसा रहता है। डिसइक्विलिब्रियम, या तो भाई इनफ्लो ज्यादा होगा या आउटफ्लो ज्यादा होगा, या तो डेबिट वाली साइड ज्यादा होगी या क्रेडिट वाली साइड ज्यादा होगी, लेकिन मुझे एट द एंड, साल के अंत में मुझे इसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एट द एंड क्या होगा, एट द एंड मुझे देखना पड़ेगा इनफ्लो ज्यादा है या आउटफ्लो ज्यादा है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मान लो इधर 2,000 रुपए है, इधर 3,000 रुपए है, तो भाई मुझे इधर 1,000 का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा दोनों को 3,000 करने के लिए। या मान लीजिए, या मान लीजिए इधर 3,000 है, इधर 2,000 है, तो मुझे यहाँ 1,000 का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। तो या तो ये सिचुएशन हो सकती है या ये सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है दोनों में से। तो जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन को देखते हुए मुझे देखना पड़ेगा कि इनफ्लो करना है या आउटफ्लो करना है बराबर करने के लिए। तो बराबर करने के लिए किसका सहारा लूंगा, पूंजीगत खाते का समायोजन मदेगा। जो ट्रांजेक्शन होगा बराबर करने के लिए वो पूंजी खाते का होगा और वो समायोजन मदे कहलाएगा, जो कि केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर आ जाए। जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा ये डबल एंट्री सिस्टम से प्रिपेयर किया जाता है, इस वजह से। तो आपको ध्यान रखना है, अकाउंटिंग सेंस में दोहरी लेखा पद्धति के माध्यम से ये हमेशा संतुलित रहेगा, मतलब एट द एंड तो ये बराबर होगा ही होगा, लेकिन वैसे ऑपरेशन सेंस में ये रहता है, या तो घाटे का होगा या बचत का होगा। अच्छा जी, तो बेटा जैसे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ये हमेशा मतलब ये रहता है संतुलित, हमेशा संतुलित रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ना, व्यापार शेष जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, व्यापार शेष जो है, जो केवल बेटा वस्तुओं को रिकॉर्ड करता है, ये भी 3 तरीके का होता है। घाटे का जिसको प्रतिकूल कह सकते हो, संतुलित, और एक होता है बेटा बचत का जिसको अनुकूल भी कह सकते हो। घाटे का कब होगा बेटा, जब वस्तुओं का, केवल वस्तुओं का आयात जब ज्यादा हो जाता है वस्तुओं के निर्यात से, तो बेटा घाटा होता है। जब आयात और निर्यात वस्तुओं का जब बराबर होता है तो संतुलित होता है, और जब वस्तुओं का आयात जो है वो कम रह जाता है और वस्तुओं का निर्यात ज्यादा होता है, तो वो बेटा बचत का कहलाता है। ये इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, व्यापार शेष इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो भुगतान शेष है वो हमेशा संतुलित ही रहेगा, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से तैयार किया जाता है। एट द एंड वो बराबर होना ही होना है, लेकिन व्यापार शेष में बेटा ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, व्यापार शेष के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसका कोई कंपलसरी मामला नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। व्यापार शेष एट द एंड क्यों संतुलित होगा, क्योंकि दोहरी लेखा पद्धति के अकॉर्डिंगली
वो बनता है। अच्छा जी, दोहरी लेखा पद्धति के अकॉर्डिंगली जो है ये बनता है। तो अब एक तो ये आपको ध्यान रखना है सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई, और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसके जो है दो दो घटक होते हैं। एक तो होता है बेटा चालू खाता, और एक होता है पूंजी खाता। ठीक है, एक होता है चालू, एक होता है पूंजी। और ये जो चालू होता है इसके अंदर क्या क्या आता है, दृश्य आती हैं, अदृश्य आती हैं, और एक पक्षीय आता है। ये तीनों के तीनों आते हैं। और इसके अंदर आते हैं पूंजीगत भुगतान और पूंजीगत प्राप्ति। अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं आजकल, मैंने, और ये क्या है बेटा, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो दृश्य को रिकॉर्ड करेगा वो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, और ये चालू खाता और ये पूंजी खाता। अब देखिए बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, मतलब चाल जो आपका भुगतान शेष है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर कर रहा है, चालू खाता और पूंजी खाता। ठीक है, तो अगर वो आपसे क्वेश्चन में ये बोलता है वो आपसे क्वेश्चन में ये बोलता है कि अगर चालू खाते के अंदर घाटा है, अगर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर चालू खाते के अंदर घाटा है तो पूंजी खाते में भी घाटा होगा। घाटे का मतलब क्या है बेटा, घाटे का मतलब है आपके पास आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है और इनफ्लो कम, मतलब पैसे पैसे आपके पास से ज्यादा जा रहे हैं और आ कम रहे हैं, उसको कहते हैं घाटा। मतलब इन तीनों चीजों से चालू खाता क्या रिकॉर्ड करता है, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण, इसको रिकॉर्ड करता है। तो जब इन तीनों का आयात ज्यादा हो जाएगा इन तीनों के निर्यात से, तो चालू खाते में घाटा होगा। जब इन तीनों का आउटफ्लो जो है, जब इन तीनों का आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा इन तीनों के इनफ्लो से, तो चालू खाते में घाटा होगा। तो वो आपसे क्वेश्चन में बोलता है अगर चालू खाते में घाटा है तो पूंजी खाते में भी घाटा होगा। क्या ये बात ठीक है या ये बात गलत है? तो बेटा चालू खाता इन तीनों चीजों को रिकॉर्ड करता है, पूंजी खाते का तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है। पूंजी खाते का इससे क्या लेना देना, अबे भाई इसमें घाटा हो रहा है, इसका आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से, इसकी मदे अलग है, इसकी मदे अलग है। चाल पूंजी खाते का इससे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। इसमें घाटा हो रहा है, पता चला यहाँ पे आपका इनफ्लो ज्यादा हो आउटफ्लो कम हो, यहाँ पे आपको फायदा हो रहा हो। तो बेटा चालू खाते का पूंजी खाते से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें घाटा हो रहा है तो हो सकता है इसमें फायदा हो रहा हो, या इसमें अगर घाटा हो रहा है तो हो सकता है इसमें फायदा हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना जो है, इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना जो है वो नहीं है। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे बोलता है, चलो इन दोनों का लेना देना नहीं है, फिर वो आपसे बोलता है कि अगर इसमें घाटा है, इसमें अगर इसमें आपका घाटा हो रहा है व्यापार शेष के अंदर, तो चालू खाते में भी घाटा होगा। क्या ये बात ठीक है या ये बात गलत है? मतलब अगर अब तो इसका लेना देना है ना इससे, तो इसका बच्चा है ये, तो कह रहा है अगर इसमें घाटा है तो भाई इसमें भी घाटा होगा। तो क्या ये बात ठीक है या गलत है? तो बेटा ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें घाटा कब होगा, जब वस्तुओं का आयात ज्यादा हो जाएगा वस्तुओं के निर्यात से, तो इसमें घाटा होगा केवल वस्तुओं का। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, चलो इसमें घाटा हो रहा है लेकिन इन दोनों का मिला के इनफ्लो ज्यादा हो रहा हो, इसका इनफ्लो ज्यादा हो रहा और आउटफ्लो कम हो। ठीक है, मतलब कहने की बात ये है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि भाई मान लीजिए इसके अंदर जो घाटा हो रहा है वो हो रहा है -100। ठीक है, और इन दोनों का मिला के जो इनफ्लो है वो 200 है प्लस का। तो बेटा प्लस का 200 माइनस का 200, तो ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल तो 100 हो गया प्लस का, तो चालू खाते के अंदर तो फायदा हो गया। तो बेटा अगर इसके अंदर घाटा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है चालू खाते के अंदर घाटा हो, चालू खाता एक बड़ा है, उसके अंदर दृश्य मदों के साथ साथ अदृश्य और एक पक्षीय हस्तांतरण भी आते हैं, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। फिर वो बोलता है आपसे, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, कि अगर इसमें घाटा है, इसमें अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर घाटा हो रहा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी घाटा होगा।
क्या ये बात ठीक है या नहीं? मतलब अगर इसमें मान लो घाटा हो रहा है 100 करोड़ रुपए का, तो कह रहा है इसमें भी घाटा होगा। अरे भाई, ये तो पूरा दादा है, इसके दो बच्चे थे, चालू खाता और पूंजी खाता, और बैलेंस ऑफ ट्रेड चालू खाते का एक बच्चा है। ये तो इसका केवल एक छोटा सा पार्ट है, इसका क्या लेना देना इससे? ये इसको 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 ये सबको रिकॉर्ड करता है। इसके घाटे होने से इसका घाटा का क्या लेना देना? पता चला इन सबका ओवरऑल मिलाकर प्लस की संख्या आ रही हो और ये माइनस की है, तो ओवरऑल तो प्लस का आएगा ना। वो तो सब चीजों को रिकॉर्ड करता है, अदृश्य को, एक पक्षीय को, पूंजीगत भुगतान, पूंजीगत प्राप्तियां, ये सबको रिकॉर्ड करता है। तो इसमें अगर घाटा हो रहा है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसमें भी घाटा हो। सबसे पहले बेटा आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग स्टेटमेंट, एमसीक्यू, ये क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं। आपको सबसे पहले तो ये चीजें जो मैंने बताई है, ये आपको सबसे पहले बात तो बहुत ही अच्छे से जो है, बहुत ही अच्छे से पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, हमने भुगतान शेष के रिगार्डिंग पूरी की पूरी जो है रामायण कथा पढ़ ली है। अब हम बात करते हैं, इसी के अंदर विदेशी मुद्रा आ रही है और विदेशी मुद्रा जा रही है, तो इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बता रहा है विनिमय दर जो है वो क्या होती है। कह रहा है एक देश की करेंसी का जिस दर पर दूसरे देश की करेंसी से विनिमय किया जाता है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि $1 जो है वो 70 रुपए का है, ठीक है, $1 जो है वो 70 रुपए का है। ये करेंसी भारत की, ये करेंसी अमेरिका के, दूसरे देश की डॉलर है ये, ठीक है, ये डॉलर है, ये भारत की करेंसी इंडियन रुपीस, ये रुपीस है। तो भाई $1 के बदले में 70 रुपए मिलेंगे, या 70 रुपए के बदले में $1 मिलेगा। यहाँ पे दो देशों की करेंसी को आपस में एक्सचेंज किया जा रहा है, एक करेंसी भारत की, एक करेंसी अमेरिका की। तो भाई ये जो दर है इसको विदेशी विनिमय दर कहते हैं, जिस दर पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है, इट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ये किसने डिसाइड करी कि जी $1 70 रुपए का, या $1 जी इतने रुपए का, ये इतने रुपए का, ये कौन डिसाइड करता है? तो इसको डिसाइड करने के हमारे पास तीन तरीके के मेथड होते हैं। पहला जो होता है इसको कहते हैं स्थिर विनिमय दर, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं लचीली विनिमय दर, जिसको नम्य विनिमय दर भी कहते हैं, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं प्रबंधित तरणशीलता। तीन तरीके के मेथड होते हैं जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि $1 आखिर कितने रुपए का होगा। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। स्थिर विनिमय दर कौन सी होती है? वह विदेशी विनिमय दर जिसका निर्धारण या तो देश की सरकार या मॉनेटरी अथॉरिटी जैसे कि केंद्रीय बैंक अगर ये करे तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं। मतलब कि वो एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज रेट जिसका डिटर्मिनेशन, वो एक्सचेंज रेट जिसका डिटर्मिनेशन या तो सरकार या आरबीआई इन दोनों में से अगर कोई भी कर रहा है। जैसे अगर सरकार ये कह रही है कि $1 जो है वो 70 रुपए का होगा, या $1 जो है ये 60 रुपए का होगा, इसको डिसाइड करने वाला अगर सरकार या आरबीआई है तो बेटा ये स्थिर विनिमय, ये जो है स्थिर विनिमय दर कहलाती है, जब सरकार ने खुद डिसाइड करा कि उसकी करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या है। अच्छा जी, तो फिर लचीली विनिमय दर क्या होती है? लचीली विनिमय दर की अगर हम बात करें तो लचीली विनिमय दर के अंदर ये क्या कह रहा है, लचीली को नमे भी कहते हैं। कह रहा है इसका निर्धारण, एक तो वर्ड यहाँ पे बेटा इसने यूज किया है विदेशी विनिमय की मांग, और दूसरा इसने यहाँ पे यूज किया है विदेशी विनिमय की पूर्ति। कह रहा है जब विनिमय दर का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है, तो उसको जब विदेशी मुद्रा की मांग तथा यहाँ पे अभी रुक जाइए, जब विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति जब ये डिसाइड करते हैं तो उसको लचीली विनिमय दर कहते हैं। मतलब यहाँ पे ना तो सरकार और ना तो आरबीआई
ना तो सरकार और ना ही आरबीआई, जब इन दोनों का कोई भी लेना देना नहीं होता, जब मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं कि विनिमय रेट क्या होगी, उसको बेटा उसको जो है लोचशील या नमे विनिमय दर कहते हैं। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए सबसे पहले कि विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति ये क्या होते हैं, तब तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझूंगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि विदेशी विनिमय की मांग क्या होती है और विदेशी विनिमय की पूर्ति क्या होती है। तो बेटा विदेशी विनिमय की मांग का मतलब है कि जब भी किसी भारतीय को विदेशों के अंदर कुछ भी खरीदना होता है, किसी भी चीज की पेमेंट करनी होती है, तो उसको विदेशी मुद्रा की मांग कहते हैं। जब भी किसी इंडियन पर्सन को फॉरेन के अंदर कुछ भी खरीदना होता है, किसी भी चीज की पेमेंट करनी होती है, मतलब जिस भी चीज से पैसे जाएंगे, इससे क्या होगा, इससे फॉरेन करेंसी जाएगी, तो वो विदेशी मुद्रा की मांग का जो है स्रोत कहलाता है। जैसे कि अगर मेरे को विदेशों में वस्तु खरीदनी है, सेवा खरीदनी है, मेरे को विदेशों के अंदर शेयर बॉन्ड खरीदने हैं, मुझे विदेशों के अंदर सट्टा करना है, कुछ भी करना है विदेश के अंदर, तो मुझे विदेशी मुद्रा चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विदेशी मुद्रा की मांग। और या मेरे को विदेश के अंदर दुकान मकान फैक्ट्री कुछ भी खरीदना है, तो भाई विदेशी मुद्रा चाहिए ना उसके लिए, तो वो होता है मांग। जिस भी चीज से पैसे जाएंगे विदेशी मुद्रा जाएगी, वो मांग का स्रोत होता है। बेटा आपको घटक याद रखने हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि विदेश इसमें से कौन सा विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत है। जिस भी चीज से आउटफ्लो हो रहा है, जिस भी चीज से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो रहा है, इट्स कॉल्ड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। और जिस भी चीज से बेटा इनफ्लो हो रहा है, जिस भी चीज से आपके पास पैसे आ रहे हैं, जिस भी चीज से विदेशी मुद्रा आ रही है, जिस भी चीज से इनफ्लो हो रहा है, वो विदेशी मुद्रा की पूर्ति है। मतलब कि जब किसी फॉरेनर को इंडिया के अंदर अगर कुछ खरीदना होता है, जैसे विदेशी को घरेलू बाजार में वस्तु सेवा खरीदनी है, विदेशी को भारत के अंदर निवेश करना है, विदेशी को हमारे देश में घूमने फिरने आना है, ठीक है, या किसी को भी एक पक्षीय हस्तांतरण भेजना है, या वस्तु और सेवाओं का निर्यात करना है, कुछ भी एक्सेट्रा, किसी भी फॉरेनर को इंडिया के अंदर कुछ भी वस्तु सेवा निवेश इन्वेस्टमेंट घूमना फिरना कुछ भी अगर करना है, तो उसको बेटा विदेशी मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि बेटा जो लचीली विनिमय दर होती है ना, लचीली विनिमय दर, हमने मांग कर्व पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर मांग वक्र ऐसे बनता है। तो ये हो गया विदेशी विनिमय की मांग, और ये पूर्ति वक्र पढ़ा हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, ये हो गई विदेशी विनिमय की पूर्ति। तो जहां पे भी मांग और पूर्ति ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इस यहाँ पे दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर है, या ये भी कह सकते हो कि इनफ्लो जो है वो बराबर है आउटफ्लो के, ठीक है। जहां पे भी विदेशी मुद्रा का इनफ्लो बराबर होता है विदेशी मुद्रा के आउटफ्लो के, वहीं पे जो है डिटर्मिनेशन हो जाता है। यहाँ पे सरकार और आरबीआई का कोई भी लेना देना जो है वो नहीं होता है, तो उसको बेटा लचीली विनिमय दर कहते हैं। जैसे कीमत का मांग के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, बिल्कुल इसी तरीके से विदेशी विनिमय की मांग का और विनिमय दर का विपरीत संबंध होता है। जैसे कीमत का और पूर्ति का सीधा संबंध होता है, जैसे हमने ये पढ़ा है व्यष्टि में कि जी कीमत बढ़ने से मांग घटती है और कीमत घटने से मांग बढ़ती है, ये हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ा है। लेकिन पूर्ति में क्या होता है बेटा, कीमत बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने से पूर्ति घटती है, ठीक है, ये हमने पूर्ति में पढ़ा है। कीमत का मांग के साथ विपरीत संबंध होता है और कीमत का पूर्ति के साथ सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे है, कीमत की जगह बस विदेशी विनिमय दर कर दीजिए। यदि विनिमय दर ऊंची है तो मांग कम होगी, और अगर विनिमय दर कम है तो मांग जो है वो कम होगी, लेकिन पूर्ति के साथ सीधा होता है। अगर ज्यादा है तो पूर्ति ज्यादा, अगर कम है तो कम। ये आपको ध्यान रखना है, वही चीज है
कोई अलग कॉन्सेप्ट जो है ये यहाँ पे नहीं है। तो लचीली विनिमय दर में सरकार का और आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ मार्केट फोर्सेस काम करते हैं। विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति बताती है कि $1 कितने रुपए का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और विदेशी मुद्रा की मांग क्या है, जब भारत को विदेशों के अंदर कुछ खरीदना होता है तो वो मांग कहलाती है, जब विदेशी को भारत के अंदर कुछ खरीदना होता है तो पूर्ति कहलाती है। यहाँ पे आपको इसके इसके गुण दोष दे रखे हैं लचीली वाली के, ठीक है। आपको बस बेटा ये ध्यान रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर मैं स्थिर की बात करूं, स्थिर में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो लाभ है, पहले मैं लाभ की बात करता हूं, स्थिर के लाभ की। आपको बस ये ध्यान रखना है, इससे हम जो है सट्टा नहीं खेल सकते। स्थिर विनिमय दर के अंदर सट्टा जो है वो नहीं खेल सकते, ये इसका लाभ है, ठीक है। और ये भी जो ये जो है अंतरराष्ट्रीय के अंदर स्थिरता और अनिश्चितता, स्थिरता लेकर आता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, इसकी जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से सिस्टम को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया, वो है कि इसके लिए आरबीआई को ना अपने पास गोल्ड के रिजर्व रखने की जरूरत थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्थिर विनिमय दर होती है उसके लिए आरबीआई को अपने पास गोल्ड के रिजर्व रखने पड़ते थे, जिसकी वजह से इस सिस्टम को बंद कर दिया गया। किसी के पास गोल्ड है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास बहुत कम। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि स्थिर विनिमय दर के अंदर सरकार खुद बताएगी कि उसकी करेंसी की वैल्यू क्या है। तो ऐसे हवा में थोड़ी ना बताएगी कि जी इतने रुपए की है। इसका जो डिटर्मिनेशन है वो गोल्ड के उसमें डिफाइन किया जाता है, गोल्ड के उसमें। तो जो ये स्थिर वाली जो होती है इसके लिए गोल्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो नमे वाली है उसमें बेटा हमें जो है कोई रिजर्व वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, विदेशी मुद्रा के भंडार की आवश्यकता नहीं होती, और जो भुगतान शेष है उसमें खुद ब खुद इक्विलिब्रियम आ जाता है इस वाले के अकॉर्डिंगली। लेकिन स्थिर में ऐसा नहीं होता। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इससे जो उसकी एडवांटेज है, जो मैंने आपको स्थिर के लाभ बताए हैं वो यहाँ पे आपको हानि में लिख देने हैं। इसमें सट्टा हो सकता है और इससे मार्केट के अंदर विदेशी विनिमय दर में अस्थिरता रहती है। मतलब कि जो स्थिर वाली होती है उसमें तो सरकार ने बोला कि $1 70 का है, तो ये फिक्स रहेगा, 70 मतलब 70। अब ये खिसकेगा नहीं, इसका नाम ही स्थिर है, फिक्स है। लेकिन इसका नाम है लचीली, तो ये चेंज हो सकता है, इसमें विनिमय दर में अस्थिरता रहती है। आप देखते हैं रोज डॉलर कभी $70 का है, कभी 70.1 है, कभी 70.5 है, कभी 70.8 है। रोज फ्लक्चुएशन इसके अंदर जो है देखने के लिए मिलती है। तो भाई यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर फिक्स नहीं रहता मामला, इसमें फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है। अच्छा जी, प्लस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये निर्धारण किस तरीके से होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, जहाँ पे मांग और पूर्ति दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तीसरी जो होती है इसके अंदर, इसको कहते हैं प्रबंधित तरणशीलता। 3 तरीके की मैंने बोला कि भाई 3 तरीके से डिसाइड हो सकता है, तो ये तीसरी वाली क्या है, ये लास्ट है। प्रबंधित तरणशीलता का मतलब होता है एक ऐसी प्रणाली जिसमें केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर के निर्धारण को बाजार की शक्तियों पर छोड़ देता है, परंतु समय समय पर आवश्यकता के अनुसार दर को प्रभावित करने के लिए हस्तक्षेप भी करता है। मतलब कि जो प्रबंधित तरणशीलता है ये बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्थिर और लचीली दोनों का। पहले तो बोल रहा है कि पहले तो सब कुछ बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाएगा, मतलब पहले तो सब कुछ लचीली के अकॉर्डिंगली चलेगा, लेकिन जब डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा अप हो जाती है या डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है तो आरबीआई बीच में इंटरफेयर करता है। आरबीआई करता है बेटा, सरकार नहीं करती है, ध्यान रखना। आरबीआई करता है इंटरफेयर, सरकार नहीं करती है। एमसीक्यू आता है इसके ऊपर के प्रबंधित तरणशीलता के अंदर
सरकार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करती है, तो सरकार नहीं करती, आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी करती है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे करती है कैसे करती है? जब विदेशी विनिमय दर अत्यधिक निम्न होती है, मतलब जब डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा डाउन होती रहती है, जैसे कि मान लो $1 70 का है और $1 मान लो अगर 20 का हो गया, अगर ऐसा हो गया, तो केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय दर का क्रय करना शुरू कर देता है। ये ध्यान रखना है, जब ये है तो क्या करेगा? क्रय। विदेशी किसका क्रय करेगा? विदेशी मुद्रा का। और जब बहुत ही ज्यादा अधिक है, मतलब अगर $1 मान लो 70 का है और $1 बहुत ज्यादा बढ़ गया ₹90 का, तो क्या करेगा? तो विक्रय करेगा। कब क्रय करेगा और कब विक्रय करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना, एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर आता ही आता है। तो ये जो प्रबंधित तरणशीलता है बेटा, इसको गंदी तरणशीलता भी कहते हैं। इसका दूसरा जो नाम है, इसका जो दूसरा नाम है, ये गंदी तरणशीलता भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि प्रबंधित तरणशीलता को जो है, प्रबंधित तरणशीलता को जो है गंदी तरणशीलता भी कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये उन दोनों का ही जो है, उन दोनों का ही जो है ये कॉम्बिनेशन है, स्थिर और लचीली दोनों का। पहले तो सब कुछ मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंगली चलता है, लेकिन जब डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा अप या बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है, तो आरबीआई बीच में इंटरफेयर करता है। जब बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है तो विदेशी मुद्रा का क्रय करता है, और जब बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाती है, जब डाउन हो जाती है तो क्रय करता है, और जब अप हो जाती है तो विक्रय करता है। ये आपको बेटा ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी। अब बेटा यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। खत्म हो गया है, सिर्फ 4 वर्ड आपको समझने हैं। 4 वर्ड है यहाँ पे, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, मुद्रा का ह्रास, एंड एक लास्ट वर्ड है यहाँ पे आपका मुद्रा का मूल्य वृद्धि। ये चारों वर्ड जो है ये क्या होते हैं, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, एग्जाम के अंदर आता ही आता है। यहाँ पे समझेंगे इसको बेटा, ये क्या है। 4 वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। मैंने आपको पढ़ाया स्थिर विनिमय दर क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया लचीली विनिमय दर जो है ये क्या होती है। ठीक है, स्थिर के अंदर 2 वर्ड है, कौन कौन से? पहला जो है वो है आपका डिवैल्यूएशन, दूसरा जो वर्ड है इसके अंदर ये है आपका रीवैल्यूएशन। ठीक है, ऐसे इसके अंदर भी 2 हैं। एक है बेटा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, और एक है आपका, इसको कहते हैं मूल्यह्रास। ठीक है, इसको कहते हैं अवमूल्यन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वर्ड है एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। ठीक है, इसको अधिमूल्यन कहते हैं, अधिमूल्यन। ठीक है, ये सब क्या है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले ध्यान रखना है स्थिर का घटक कौन है और लचीली का कौन है। ठीक है, ये इसका भी नाम मैं देख लेता हूँ ऊपर क्या है, इसको आप यहाँ पे लिखिए, अधिमूल्यन मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, आप इसको चाहो, इसको आप यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ से हटा दो, इसको आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे आप लिख दो, क्या कहते हैं इसको, यहाँ लिखो अधिमूल्यन, अधिमूल्यन। ठीक है, और यहाँ लिख दो मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि, यहाँ पे ये लिख दो। अब ये समझिए कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। अगर $1 50 का था, अगर बेटा $1 70 का हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? डिवैल्यूएशन। अगर $1 50 का था, अगर $1 70 का हो जाए, क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। तो आप बोलेंगे जी आपने अलग क्या बताया, दोनों में तो आप सेम ही बता रहे हो कि $1 50 का था, $1 अगर 70 का हो जाए तो वो वही डिवैल्यूएशन है, वही डेप्रिसिएशन है। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, अभी बताता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक डॉलर बेटा 70 का था, अगर $1 60 का हो जाए, क्या कहलाएगा? रिवैल्यूएशन। अगर $1 70 का था, अगर $1 60 का हो जाए, क्या कहलाएगा? एप्रिसिएशन। तो आप बोलोगे जी आप अलग क्या बता रहे हो, एक ही तो चीज बता रहे हो आप, अलग क्या चीज है इसके अंदर? अलग ये है इसके अंदर कि बेटा जो डीवैल्यूएशन है वो कौन कर रही है? सरकार। जो रीवैल्यूएशन है वो कौन कर रही है? सरकार। लेकिन
जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन है ये लचीली है। ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं बाजार की शक्तियां। कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं बाजार की शक्तियां। ये कौन कर रहा है? बाजार की शक्तियां, मांग और पूर्ति, ये कर रहे हैं ये। यहाँ पे सरकार का तो कोई लेना ही देना नहीं है। जब मांग में वृद्धि और कमी होती है, विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति में जब वृद्धि और जब कमी होती है, तो ये होता है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। सरकार नहीं कर रही है, लेकिन डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन ये तो सरकार कर रही है। ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है। डीवैल्यूएशन स्थिर का घटक है, डेप्रिसिएशन लचीली का घटक है। रिवैल्यूएशन स्थिर का घटक है, एप्रिसिएशन लचीली का घटक है। हो दोनों में सेम ही चीज रही है, लेकिन कर कौन रहा है ये मैटर करता है। डेप्रिसिएशन सरकार नहीं, डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं। डिवैल्यूएशन सरकार कर रही है। एप्रिसिएशन डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन सरकार कर रही है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हो दोनों में सेम ही चीज रही है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है इससे क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, 50 से 70 का हो रहा है। इससे बेटा विनिमय दर जो है ना, इससे विनिमय दर बढ़ रही है, ठीक है। क्या हो रहा है इससे? इससे विनिमय दर बढ़ रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा, विनिमय दर बढ़ रही है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपकी विनिमय दर जो है, इसमें आपकी विनिमय दर जो है ये आपकी घट रही है। और सेम ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, विनिमय दर घट रही है। आपको ये ध्यान रखना है, $1 50 से 70 का हो गया, मतलब कि जो $1 भारत का रुपया 50 रुपए में खरीद लेता था, उसी $1 को खरीदने के लिए अब 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी जो घरेलू मुद्रा है ना, इससे हमारी जो घरेलू मुद्रा है उसकी जो क्रय शक्ति है, घरेलू मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, घरेलू मुद्रा का जो परचेजिंग पावर है वो घट रही है। क्या हो रही है? वो घट रही है, क्योंकि भाई जो डॉलर 50 रुपए में आ रहा था, वही डॉलर अब 70 रुपए में आ रहा है, ठीक है। तो जब भी विनिमय दर बढ़ती है, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, सेम ही तो चीज हो रही है। इससे हमारी घरेलू करेंसी का जो मान है, हमारी घरेलू करेंसी का जो परचेजिंग पावर है वो घट रही है, लेकिन यहाँ पर बढ़ रही है। यहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ रही है, इसके अंदर और इसके अंदर बढ़ रही है, और डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन के अंदर घट रही है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी है। डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं और अभी भी आएंगे। तो ये चारों के चारों वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। ये आपको जो है बेटा ध्यान रखना है। अच्छा, अब आती है बात डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। ये दोनों सेम ही चीज है। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, ये दोनों सेम ही चीजें हैं, ठीक है। जब एक डॉलर 60 से अगर $1 70 रुपए का हो गया, तो बेटा ये डेप्रिसिएशन कहलाएगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको क्या ध्यान रखना है? इससे जो है, इससे आयात घट जाता है और निर्यात जो है वो बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? इससे बेटा आयात बढ़ जाता है और निर्यात जो है वो घट जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? भाई इससे मतलब जिस $1 से फॉरनर 60 रुपए की चीजें खरीद रहा था, अब उसी $1 से वो भारत के अंदर आकर 70 रुपए की चीज खरीद सकता है। मैंने बोला इससे हमारी परचेजिंग पावर घट रही है, लेकिन उसकी तो बढ़ रही है ना, तो उसके लिए तो हमारी चीजें सस्ती हो गई, इसलिए निर्यात बढ़ रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोला? इससे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो हमारे लिए उनकी वस्तुएं सस्ती हो गई, इसलिए आयात बढ़ रहा है। तो इसका आयात और निर्यात पे क्या इफेक्ट पड़ता है? डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का ये ध्यान रखना है। और रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बेटा ध्यान रखना है। आयात और निर्यात के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन से निर्यात घटता है, आयात बढ़ता है, और वो उसका अपोजिट है। एक वर्ड बेटा और है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना है, आ जाता है एग्जाम में, कई बार पूछ लेता है। इसके अंदर वो पूछता है
कि विदेशी विनिमय बाजार जो है, विदेशी विनिमय बाजार जो है ये क्या होता है? तो आप बोलेंगे ऐसा बाजार जहाँ पे बहुत सारी विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारी विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय होता है, बहुत सारी विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय होता है, उसको बेटा विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। ये इसके जो कार्य होते हैं, ठीक है, लोन देने का इसका काम होता है, ठीक है, लोन देने का इसका काम होता है, और स्थिरता लाता है ये मार्केट के अंदर। 3 तरीके के इसके काम होते हैं, वो देख लीजिएगा। बाकी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो काम जो करता है ना, ये 2 तरीके से करता है। एक तो होता है वायदा बाजार, और एक होता है बेटा हाजिर बाजार। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, एक होता है वायदा बाजार, एक होता है हाजिर बाजार। हाजिर बाजार का मतलब क्या होता है? जब लेन देन और भुगतान दोनों सेम डेट पे हो जाते हैं, दोनों एक ही दिन हो जाएंगे, तो वो बेटा हाजिर बाजार कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है, ये दैनिक प्रकृति का होता है, दैनिक प्रकृति का। और वायदा बाजार क्या होता है? जब लेन देन तो हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, वस्तु पहुंच जाएगी, लेकिन भुगतान जो है ना, पेमेंट नहीं होगी। जब पेमेंट भविष्य की किसी तिथि पर होती है, वो वायदा बाजार का ट्रांजैक्शन कहलाता है। मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो या तो वायदा का होगा या हाजिर का होगा। अगर पैसे वगैरह, लेन देन वगैरह सब कुछ एक ही दिन हो जाए तो वो हाजिर बाजार का ट्रांजैक्शन होगा। और अगर लेन देन हो जाए लेकिन पैसे नहीं दिए पार्टी ने, पैसे फ्यूचर की किसी डेट पर देगा, वो बेटा वायदा बाजार का ट्रांजैक्शन कहलाता है। और ऐसा क्यों करते हैं लोग? पैसे बाद में क्यों देते हैं? सट्टे के लिए। वायदा बाजार के अंदर सट्टा खेला जा सकता है, हाजिर बाजार के अंदर सट्टा जो है वो नहीं खेला जा सकता, क्योंकि पेमेंट तो उसी दिन हो रही है। जैसे मान लो आज $1 70 का है, पेमेंट बंदा इसलिए नहीं कर रहा, उसे लग रहा है $1 जो है ना ₹50 का हो जाएगा, मतलब इतना तो गैप नहीं होता, ये तो बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए तो उसको फायदा होगा ना। भाई $1 के लिए जिस चीज के लिए आपको ₹70 देने पड़ रहे थे, उसी चीज के लिए अगर डॉलर गिर गया तो ₹50 देने पड़ेंगे, तो मजे आ जाएंगे उसके। तो सट्टे का फायदा उठाने के लिए लोग ऐसे भविष्य में पेमेंट करते हैं, और वायदा बाजार ये सुविधा अवेलेबल कराता है। अगर आप फ्यूचर की किसी डेट पे पेमेंट करोगे तो वायदा बाजार है, और अगर आप लेन देन और भुगतान सेम डेट पे कर दोगे, लेन देन और भुगतान अगर सेम डेट पे कर दोगे, तो बेटा वो आपका जो है हाजिर बाजार का एग्जाम्पल कहलाता है। हाजिर बाजार के अंदर जो दर चल रही होती है वो हाजिर विनिमय दर होती है, और वायदा बाजार के अंदर जो दर चल रही होती है वो वायदा विनिमय दर होती है। ये आपको ध्यान रखना है बस। और इस चैप्टर के अंदर जो है, और इस चैप्टर के अंदर बेटा ऐसा